गुड इवनिंग ऑल। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर बुशिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की आपको ज़रूरत क्यों है और इसकी बुशिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझें तो एक्चुअल में बुशिंग करता क्या है और किसी भी ट्रांसफार्मर में बुशिंग का क्या योगदान है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके हम डेफिनेशन से समझते हैं कि बुशिंग क्या होता है। ठीक है, बुशिंग अगर इसको समझते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर बुशिंग आर क्रिटिकल कंपोनेंट ठीक है, डिजाइन टू सेफली गाइड electrical conductors through a grounded transformer casing, providing both mechanical support and electrical insulation। समझिएगा मैंने क्या आपको बोला। अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि बुशिंग क्या होता है। बुशिंग, ट्रांसफार्मर बुशिंग आर क्रिटिकल कंपोनेंट डिजाइन टू सेफली गाइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स थ्रू ए ग्राउंडेड ट्रांसफार्मर केसिंग, प्रोवाइडिंग बोथ मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। यानी कि अगर आप इसको गौर करते हैं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए क्रिटिकल कंपोनेंट। समझिएगा, यानी कि बुशिंग जो है, बुशिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट होता है ट्रांसफार्मर के लिए। अब अगर इसको और डिटेल में समझे तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बुशिंग्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट डिजाइन टू सेफली गाइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू ए ग्राउंडेड ट्रांसफार्मर। यानी कि एक ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग से जब लाइव वायर या कंडक्टर तक कनेक्ट करेंगे तो एक पार्ट लगाना पड़ता है, जो पार्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। ठीक है, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, वही पार्ट कहलाता है बुशिंग। अब समझने की बात है कि बुशिंग की ज़रूरत ही क्यों है, तो इसको हम एक इमेज से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांसफार्मर का इमेज है। अभी इस ट्रांसफार्मर में आप क्या देख रहे हैं, अगर गौर करते हैं तो ये आपका लाइव कंडक्टर है, करेक्ट है। यहाँ ये आपका लाइव कंडक्टर, ये वाला पार्ट जो आपको लाइव कंडक्टर दिख रहा है। अब समझिए, ट्रांसफार्मर तो ये वाला पार्ट है, यहाँ तक आपका वाइंडिंग निकला हुआ है, यहाँ तक आपका वाइंडिंग निकला हुआ है, यहाँ तक आपका वाइंडिंग निकला हुआ है। अब बात आती है कि जब वो वाइंडिंग यहीं है तो क्यों ना इस तार को डायरेक्टली यहाँ जोड़ दिया जाए। एक सवाल मन में आता होगा आपका, इसी पे जोड़ देते हैं, क्यों हम बुशिंग लगा रहे हैं, हमें बुशिंग की ज़रूरत ही क्यों है। तो आप ये समझिए, इसमें गौर करने वाली बात क्या है, हम लोग ये बुशिंग लगा ही क्यों रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ ले लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर से देख रहे हैं, इस पिक्चर से आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, कंप्लीट ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है, कंप्लीट ट्रांसफार्मर का बॉडी क्या है, ग्राउंड क्या हुआ। यानी कंप्लीट ट्रांसफार्मर बॉडी क्या है, ग्राउंड है। अब समझिएगा, समझने वाली बात यह है कि अगर कंप्लीट ट्रांसफार्मर का बॉडी ग्राउंड है तो अगर मान लीजिए, अब देखिए कंप्लीट ट्रांसफार्मर का बॉडी क्या है, इसमें ग्राउंड क्या हुआ है। यानी कि अगर डायरेक्टली कोई भी तार अगर इसके पास में लाते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होगा, ग्राउंड, अर्थ की तरह बिहेव करेगा। यानी फॉल्ट ही समझिए, एक तरीके से अर्थ फॉल्ट हो गया। तो हमें क्या है अब, तो यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग निकला हुआ है, अगर इसको डायरेक्टली यहाँ ला देंगे तो इतना ज़्यादा चार्ज होता है, इतना ज़्यादा आपका बॉडी के अराउंड में चार्ज होता है कि आपका क्या होगा, सरफेस पे यानी कि यहाँ पे
इतना ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा, इतना ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा, इतना ज़्यादा चार्ज क्रिएट हो जाएगा कि आपका जो बॉडी है, बॉडी इससे कंडक्ट कर लेगा और क्या बिहेव करेगा, फॉल्ट, यानी कि कुछ ना कुछ आपका तार कहीं सट गया, ऐसा कुछ बिहेव करेगा। तो ऐसा ना हो तो हमें एक मटेरियल देना पड़ता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड बुशिंग। तो आप जो देख रहे हैं यही आपका यहाँ पे बुशिंग है, ठीक है। तो अब भी बुशिंग का काम समझ में आ गया। बुशिंग क्या करता है, लाइव कंडक्टर से जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है और उससे जो वाइंडिंग निकला हुआ, उस वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग और लाइव कंडक्टर को जोड़ने के लिए एक सर्टन मटेरियल और सर्टन इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है। वो इक्विपमेंट क्या कहलाता है, बुशिंग, ठीक है। अगर इसको डिटेल में और समझे एक पिक्चर से तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली बुशिंग कर क्या रहा है। देखिए अभी इस पिक्चर में क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ देखो, यहाँ आके वाइंडिंग निकल जा रहा है, करेक्ट है। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइंडिंग निकल रहा है। देखिए यहाँ पे आपका वाइंडिंग ख़त्म हो रहा है, चाहे ये जो भी फेज है, आर हो सकता है, वाई हो सकता है और बी, इस तीनों में से किसी एक फेज का वाइंडिंग ये निकला हुआ है। अब आप देखिए, अगर आप, ये आपका लाइव कंडक्टर है, करेक्ट है, अगर आप इसको यहाँ तक लेके आते हैं तो इसके पास में क्या होगा, जैसे जैसे आप करंट और वोल्टेज V एंड I को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एकदम से ये आयोनाइज होने लगता है। अब जैसे आयोनाइज होने लगेगा तो आपका क्या होगा, चूँकि ये पूरा ट्रांसफार्मर लोहे का है, इधर से इधर इस लोहे में चार्ज कंडक्ट करेगा, करेक्ट है। जैसे चार्ज कंडक्ट हो गया तो आपका क्या होगा, ये कैसे होगा, अर्थ की तरह बिहेव करेगा, यानी कि फॉल्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब आप सवाल आती है कि जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो ये चीज़, तो यहाँ पे सेम फिनोमेना, अगर आप इसको गौर करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये सेम चीज़ तो यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी कंडक्टर आपने ख़त्म किया है, यहाँ पे आपने कंडक्टर ख़त्म किया, फिर ये कंडक्टर आगे ख़त्म हुआ तो यहाँ भी आयोनाइज होगा। तो फिर यहाँ पे ये रूल क्यों नहीं लागू होता है, तो यहाँ पे रूल इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जैसे आयोनाइज प्लस प्लस चार्ज आपका बन रहा था, वो क्या हो रहा था, डायरेक्टली टच में आ रहा था बॉडी से। क्यों, क्योंकि बॉडी इसमें क्या है, बहुत ही नियर है। अब लेकिन क्या होगा कि अगर ये चार्ज, अगर यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होता भी है तो आप देखिए यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, बॉडी इसका एक सर्टन दूरी पे इसका बॉडी है, करेक्ट है। अब देखिए ये एक सर्टन की दूरी पे इसका बॉडी है, यानी कि यहाँ तक इसको शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने में इतना दूर इसको ट्रेवल करके आना पड़ेगा। तो जब तक ये ट्रेवल करके आएगा तब तक आपका चार्ज क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो बुशिंग का सिंपल सा यही रोल है कि जो ट्रांसफार्मर का बॉडी है और जो लाइव पार्ट है उसके बीच में हम बुशिंग लगा देते हैं ताकि हमारा सेफली कंडक्टर उतर सके ट्रांसफार्मर के बीच में, ठीक है। तो अगर इसको हम समराइज करें, आपके सिर्फ बुशिंग का मतलब क्या होता है, तो बुशिंग क्या होता है, बुशिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा इक्विपमेंट है जो लाइव कंडक्टर, आपका जो ट्रांसफार्मर का जो लाइव कंडक्टर है और जो बॉडी है, इसके बीच में एक इंसुलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यही काम होता है बुशिंग का, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह का बुशिंग हम लोग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ बुशिंग, ठीक है। तो अगर टाइप्स ऑफ बुशिंग की बात करते हैं, अगर बुशिंग की बात करते हैं तो जनरली इन इंडिया और इन वर्ल्ड हम लोग 4 तरह का बुशिंग यूज करते हैं। वी आर यूजिंग 4 टाइप्स ऑफ बुशिंग। पहला क्या यूज करते हैं, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OIP बुशिंग भी बोलते हैं, करेक्ट है। अब दूसरा क्या होता है आपका, रेजिन इम्प्रेग्नेटेड ठीक है पेपर, RIP, ठीक है। तीसरा आता है आपका रेजिन
रेजिन इम्प्रेग्नेटेड सिंथेटिक RIS, ठीक है। और आपका चौथा बुशिंग जो आता है वो आता है बल्क पोर्सलिन और इपॉक्सी, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपने बुशिंग समझ लिया कि एक्चुअल में बुशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बुशिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो लाइव कंडक्टर चल रहा है उसको कैसे हम ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर घुसाएं, ठीक है, या कैसे उसको मेन टैंक के अंदर लेके जाएं ताकि वो इंसुलेशन बरकरार रहे। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बुशिंग। अब बात आती है बुशिंग का टाइप। तो बुशिंग का टाइप जो होता है, आप समझिए बुशिंग तो देख रहे हैं आप कैसा बुशिंग है। तो बुशिंग का जो टाइप होता है वो जनरली 4 टाइप का बुशिंग का टाइप होता है इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहला क्या आता है, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर OIP। दूसरा क्या आता है, रेजिन इम्प्रेग्नेटेड पेपर RIP। तीसरा होता है रेजिन इम्प्रेग्नेटेड सिंथेटिक बुशिंग, दैट इज RIS। और बल्क पोर्सलिन और इपेक्सी। ये 4 तरह का बुशिंग होता है। हम इसी 4 के अकॉर्डिंग घूमेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमारा बुशिंग क्लोज होगा, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं पहला कि भाई ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग होता क्या है, करेक्ट है। चलिए अब मैंने क्या बोला आपको, क्या है अपना पहला, अगर बात करते हैं तो पहला अपना है ऑयल, ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड बुशिंग, ठीक है। ठीक है, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग, करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, देखिएगा, अगर ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग की बात करें तो इसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं पहले, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम OIP लिखेंगे हमेशा। तो OIP बुशिंग क्या होता है, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर is used for bushing that utilize plain craft paper with the condenser core saturated with transformer grade mineral ऑयल, ठीक है। अब समझिएगा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। OIP बुशिंग, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग क्या होता है, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर इज यूज फॉर बुशिंग दैट यूटिलाइज प्लेन क्राफ्ट पेपर। अगर आपको रिमेंबर होगा डियर, तो मैंने पहले ही आपको क्या पढ़ाया था, इंसुलेशन में क्या होता है, क्राफ्ट पेपर मैंने पढ़ाया था, फिर TUP पेपर पढ़ाया था। अब समझ में आ रहा है आपको कि किस चीज़ों को कहाँ से लिंक है। अगर मैं आपको, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात करता हूँ, अगर मैं आपको डायरेक्टली पहले बुशिंग ही पढ़ाता तो और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लेन क्राफ्ट पेपर, तो 100% मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आता कि ये प्लेन क्राफ्ट पेपर होता क्या है। इसीलिए हर वो चीज़ पढ़ने से पहले एक सीक्वेंस, जो कहते हैं बेस, आपको कौन सा सीक्वेंस कब आएगा, किसके साथ किसका लिंकअप है, ये आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको पहले इस लेक्चर से पहले क्या बताया कि भाई इंसुलेशन कितने तरह का होता है। तो अभी यहाँ पे अभी हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई प्लेन क्राफ्ट पेपर क्या होता है और क्राफ्ट पेपर क्या होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जो OIP बुशिंग होता है वो क्या होता है, प्लेन क्राफ्ट पेपर का ही बनावट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेन, इट इज़ यूज यूटिलाइज फॉर प्लेन क्राफ्ट पेपर विद द
कंडेंसर कोर सेचूरेटेड विद ट्रांसफार्मर ग्रेड ऑयल, यानी कि जो OIP बुशिंग होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग प्लेन क्राफ्ट पेपर को लेते हैं, उसको रोल करते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसको जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसके बीच में उसको डाल देते हैं। ठीक है, अगर इसको इमेज से समझते हैं, ठीक है, अगर इसको इमेज से समझते हैं तो यही हमारा क्या है आपका OIP बुशिंग होता है। अब देखिए बुशिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बुशिंग, OIP बुशिंग के अंदर क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला, अभी देखिए अगर आप ट्रांसफार्मर का इमेज देखते हैं तो आपको अभी, ठीक है, अगर हम इस दो इमेज से समझते हैं, अभी समझिएगा मैं इस एक्चुअल में आपका OIP बुशिंग तो ये है, ये क्या है आपका OIP बुशिंग है। तो अब बोलेंगे कि जब आप OIP बुशिंग पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इसका इमेज का मतलब क्या है। अब देखिए मैं इसको लिंक कर रहा हूँ आपस में एक दूसरे को। मैंने क्या बोला, ये आपका मान लो लाइव कंडक्टर चल रहा है, तो आपने क्या किया इसको यहाँ पे कनेक्ट किया और ये बुशिंग के सहारे आपने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब क्या है तो हमें इसी चीज़ को पढ़ना। तो अब देखिए अगर इसको आप लिंक करते हैं तो ये आपका पार्ट क्या है HV टर्मिनल। तो देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या है HV टर्मिनल, करेक्ट है। देखिए लिखा हुआ है HV टर्मिनल, यानी कि आपको यहाँ पे लाके लाइव कंडक्टर को जोड़ना है, करेक्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि ये क्या होता है OIP बुशिंग क्या होता है, ये प्लेन क्राफ्ट पेपर होता है, यानी कि ये जो आपका मान लीजिए आपका ऐसा एक कंडक्टर चल रहा है, ठीक है, ये आपने एक कंडक्टर लिया। अब इसी पे क्या करते हो आप, इसी पे आप गौर कीजिएगा, इसी को आप क्या करते हो ऐसे ऐसे इसमें क्या करते हो प्लेन क्राफ्ट पेपर को इस कंडक्टर को लपेट देते हो, यानी कि इस कंडक्टर क्या करते हो, इसी कंडक्टर को राउंड करते हो किसके ऊपर, प्लेन क्राफ्ट पेपर, ठीक है, इसके ऊपर लपेट दो। यानी कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये कंडक्टर है विथ लपेटा हुआ आपका क्या है प्लेन क्राफ्ट पेपर, इसके ऊपर लपेटा हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा। अब मैंने क्या बोला, दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है कि प्लेन क्राफ्ट पेपर है, उसके बाद क्या है ट्रांसफार्मर ग्रेड मिनरल ऑयल के साथ ये लपेट अंदर भी डुबाया था। यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट है, अगर आप देखते हैं गौर करके इसको, तो क्या है ये वाला पार्ट जो है आपका मिनरल ऑयल में यानी ट्रांसफार्मर के ऑयल में डूबा हुआ रहता है, करेक्ट है। अब बात आती है तो फिर ये क्या है, तो ये वाला जो आप पार्ट अगर इसको गौर करके आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, ये सब पोर्सलिन सॉलिड पोर्सलिन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सॉलिड पोर्सलिन है, यानी कि जो पोर्सलिन है आप देखेंगे इंसुलेटर लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब इसमें क्या है कि अगर ये बुशिंग है तो आपको पता होना चाहिए भाई कितना तेल है इस बुशिंग में, क्योंकि आप इसमें तेल डाल रहे हैं, कितना तेल है, तेल ख़त्म तो नहीं गया, कोई लीक तो नहीं कर रहा है, ये सब पार्ट है। तो अब क्या है, अब देखिए अगर इसमें जब ऑयल की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, ऑयल लेवल इंडिकेटर, कि भाई इसमें कितना ऑयल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या कैसे लेना है, कितना उसका ऑयल ख़राब है कि अच्छा है। तो आपको क्या देना पड़ेगा, इस बुशिंग में आपको क्या देना पड़ेगा, एक टेस्टिंग टैब देना पड़ेगा। तो वहीं आप उसी टैब से क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे, किसका, सैंपल निकालेंगे ऑयल का, और इसमें चेक करेंगे इसके हेल्दीनेस को, करेक्ट है। तो अगर आप गौर करते हैं यहाँ पे तो आप देखिए आपको दिखा है सेम चीज़। देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे क्या दिया है, देखिए टेस्ट टैप असेंबली दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप हर बार क्या करते हैं, इसको देखिए और इसको बार बार इसके ऑयल को निकालिए और जांच कीजिए भाई हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है बुशिंग में जो यूज है वो हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ आपका OIP बुशिंग। अगर इसके कुछ विशेष प्रॉपर्टी होते हैं उसको भी हम समझते हैं। अब देखिए अब इसमें एक चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे क्राफ्ट पेपर जो है इसको कंडक्टर के ऊपर लाइव जो भी है आपका उसको लपेटते कैसे हैं। तो उसका मेथड क्या होता है, हम लोग मेथड पे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सारे बुशिंग के पैटर्न वही है, तरीका वही है, लेकिन आपको एक भी बुशिंग जो उसका प्रॉपर मेथड भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में OIP बुशिंग बनता कैसे है, ठीक है। तो अगर मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो मेथड की अगर बात करते हैं तो कैसे मेथड में क्या आता है, क्राफ्ट पेपर
ठीक है, क्राफ्ट पेपर वाउंड, ठीक है, अराउंड ए कंडक्टर एंड impregnated with mineral ऑयल। अब समझिएगा, यानी कि क्राफ्ट पेपर को क्या करना है, जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हो, देखो कंडक्टर यूज कर रहे हो, उस कंडक्टर के ऊपर आपको क्या लपेटना है, क्राफ्ट पेपर को लपेटना है और उसको क्या करना है, डुबा देना है किसमें, ट्रांसफार्मर में, मिनरल ऑयल में। करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ओआईपी बुशिंग बनता है। ठीक है, तो अगर आप ओआईपी बुशिंग का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कि भाई आपने तो ओआईपी बुशिंग बना दिया, मुझे कैसे पता इसमें कितना हीट होगा, कितना हमें मतलब इसमें ऑयल डालने हैं, कितने क्या परफॉर्मेंस चेक करने हैं, कितने किस किस हद तक हमको जाना है, क्या क्या हमें इसमें चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जनरली क्या होता है ओआईपी बुशिंग में। ठीक है, अब समझिएगा ओआईपी बुशिंग में क्या होता है। अगर आप इस इमेज को गौर करेंगे, तो मैंने क्या बोला, मेथड तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे एक गेज दिया रहता है, एक होल्डर, जहाँ से आप हर चीज़ इसको चेक कर सकते हो कि इसका ऑयल लीकेज तो नहीं है, इसका ऐसा कुछ ऑयल लीकेज है या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है बुशिंग में, इसमें यहाँ पे सब कुछ दिखता है। लेकिन अब आप कभी गौर किए हैं कि ये सीधा क्यों है। समझिएगा, अगर आप इसको गौर करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसे आपको बुशिंग दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए गौर कीजिए आप एक बार, यहाँ पे आपको बुशिंग दिख रहा है। तो ये बुशिंग ऐसे ही क्यों है, ये बुशिंग एक सर्टन एंगल पे क्यों है, क्यों नहीं ऐसे खड़ा कर दे बुशिंग को, क्यों नहीं इसको खड़ा कर दें, ऐसे खड़ा कर सकते हैं। तो इसको ऐसे 90 डिग्री वर्टिकल में इसको होल्ड या हैंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस ऑलवेज बुशिंग इज इंक्लाइंड ऑन सर्टन एंगल। ठीक है, यानी कि बुशिंग को एक सर्टन एंगल पे ही लगाया जाता है। देखिए इसीलिए आप देखेंगे तो ये हमेशा इंक्लाइन रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये बुशिंग है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, ये क्या होता है इसमें, इसका जो क्लास ऑफ इंसुलेशन होता है वो होता है आपका यहाँ पे, इसका जो इंसुलेशन क्लास होता है वो होता है ए। ठीक है, इंसुलेशन क्लास क्या होता है इसका, ए। ठीक है, ए का क्या होता है, ये कहाँ तक सस्टेन कर सकता है, 105 डिग्री सी को सस्टेन कर सकता है। ठीक है, इन जनरली अगर देखेंगे ओआईपी बुशिंग में, ठीक है, आपका 10 डेल्टा का वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0.45% होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है ओआईपी बुशिंग का, तो ये अब बोलेंगे कि इंसुलेशन क्लास तो आपको समझ में आता होगा कि भाई इंसुलेशन क्लास क्या है, कि कितना डिग्री टेम्परेचर तक वो बुशिंग बियर कर सकता है। तो आपका ओआईपी बुशिंग कितना डिग्री टेम्परेचर बियर कर सकता है, 105 डिग्री। ठीक है, इसका 10 डेल्टा वैल्यू कितना होता है आपका, 0.45% से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, एक और चीज़ इसमें होता है कि इस तरह के बुशिंग को हम कहाँ यूज करते हैं। करेक्ट है, तो अगर देखेंगे तो ये जो क्राफ्ट पेपर वाला बुशिंग है ये जनरली हर जगह यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि इसका वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अनदर बुशिंग। क्या होता है इसका वेट जो होता है थोड़ा सा हाइयर होता है। ठीक है, तो अगर हम इस ओआईपी बुशिंग को समझते हैं तो इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल। जनरली क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ऑल पीटीआर यानी कि पावर ट्रांसफार्मर अप टू
220 kV वोल्टेज लेवल। ठीक है, यानी कि आपका जो OIP बुशिंग है उस OIP बुशिंग को आप अप टू 220 kV वोल्टेज लेवल पे कहीं भी इसको पावर ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे OIP बुशिंग ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं RIP बुशिंग। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा बुशिंग क्या है आपका RIP बुशिंग। अगर हम RIP बुशिंग की बात करते हैं तो जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में क्या होता है, इंजीनियरिंग पे बार बार अलग अलग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो रिसर्च करती है कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, उसका क्या इफ़ेक्ट है आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन पे, क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, वो सब चलते रहता है। तो बहुत दिन तो हम लोगों ने OIP बुशिंग ही यूज किया। ठीक है, और अभी भी OIP बुशिंग करते हैं, लेकिन रिसेंटली क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट जो आपका रिसर्च अथॉरिटी है उन्होंने डेवलप किया है एक ऐसा मटेरियल, इंसुलेशन मटेरियल, जिसका नाम क्या दिया है, रेजिन। रेजिन एक इंसुलेशन मटेरियल को उन्होंने डेवलप किया है जो कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज होता है और अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया है। तो यानी RIP का मतलब अगर नाम से ही देखेंगे तो इसे क्या बोल रहा है, रेजिन, यानी कि इट इज़ ऑल्सो जस्ट काइंड ऑफ RIP बुशिंग। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जहाँ पे क्राफ्ट पेपर यूज कर रहे थे वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अब रेजिन यूज करेंगे, ओनली दिस। और रेजिन क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, प्लस अच्छा वो हीट सेंस ऑब्जर्व कर सकता है, अच्छा दूर तक वो सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके डेफिनेशन से समझते हैं तो क्या होता है ये आप समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ इंसुलेशन मटेरियल क्या होता है, रेजिन होता है। तो इसको अगर प्रोसेस में समझते हैं भाई RIP बुशिंग बनता कैसे है, तो देखिए क्या लिखा है, द मेजर इंसुलेशन कंसिस्ट ऑफ कोर वाउंड फ्रॉम ए पेपर, यानी कि वो भी क्या होता है एक पेपर पे ही लपेटते हैं, यानी कि एक कंडक्टर जो आपका है उसको पेपर पे ही लपेटते हैं और सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं हम लोग उसको इम्प्रेगनेटेड विथ इपॉक्सी रेजिन, यानी कि जो हम एक कंडक्टर पे जो पेपर लपेटे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इपॉक्सी रेजिन में डुबो के रखते हैं। बस यही प्रोसेस है RIP बुशिंग बनाने का। करेक्ट है, अगर इसको इमेज से समझते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इमेज से समझते हैं तो आप देखिए, मैंने आपको RIP बुशिंग पढ़ाया, RIP बुशिंग में भी सब कुछ सेम था। देखिए यही आपका कंडक्टर है, अगर आप RIP बुशिंग को देखते हैं आपको याद होना चाहिए, ये आपका क्या है, मेन कंडक्टर है। करेक्ट है, इसी कंडक्टर को क्या किया है आपने, पेपर से लपेट दिया है। करेक्ट है, अगर आप देखते हैं तो आपने क्या किया है, पेपर से लपेट दिया है, यही इसी को आपने ये जो देख रही है वाला पेपर है, पेपर से आपने लपेट दिया है। और मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे इस प्रोसेस में, इसको सब्सिक्वेंटली इमर्ज विथ इपॉक्सी रेजिन, यानी कि ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है इपॉक्सी रेजिन। ये देखिए ये जो इपॉक्सी रेजिन, इसको एक चैम्बर में डाल के इसमें इपॉक्सी रेजिन भर के इसको क्लोज करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसके प्रोसेस में और इसके बनावट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है कंपेयर टू आपका OIP बुशिंग। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इसका इंसुलेशन क्लास। बोलिएगा क्यों, कैसे चेंज हो गया, आपने OIP बुशिंग में तो इंसुलेशन क्लास A आपने यूज किया है जिसका टेम्परेचर जो है बियर करने का कैपेसिटी 105 है। तो हमेशा जो रेजिन होता है उसका टेम्परेचर बियर करने का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग RIP बुशिंग की तरफ जाने लगे कंपेयर टू OIP। यानी कि अगर हम RIP बुशिंग की बात करते हैं तो इसका जो इंसुलेशन क्लास है, इंसुलेशन क्लास वो क्या है, E है। ये क्या है, E है। E में क्या होता है, ये 120 डिग्री तक बियर कर सकता है। ठीक है, इसका वेट जो होता है लेस होता है कंपेयर टू OIP। ठीक है, दूसरा इसका एक और चीज़ क्या है, इसका अगर 10 डेल्टा का बात करें तो ये लेस देन और इक्वल टू 0.35% होता है। अब देख लीजिए आपका OIP बुशिंग में कितना था, 0.45%। ठीक है,
और इसका सबसे एक अच्छा चीज़ क्या होता है, अगर सिस्मिक लेवल, अगर भूकंप रोधी बात करते हैं तो जो भूकंप होता है या सिस्मिक लेवल होता है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू OIP। ठीक है, अगर इसको समझा जाए तो OIP बुशिंग क्या होता है, इट इज़ जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ OIP बुशिंग, ओनली इसमें चेंज क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग क्राफ्ट पेपर लेके उसको ऑयल में डाल रहे थे, वही अब इसको पेपर को लेके हम लोग क्या करते हैं, इपॉक्सी रेजिन में डालते हैं, जिसके कारण से हमारा इंसुलेशन क्लास बढ़ जाता है और इसका वेट थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बुशिंग की। ठीक है, अब देखिए, अब जो तीसरा बुशिंग है ये क्या है, रेजिन इम्प्रेग्नेटेड सिंथेटिक और RIS। अब क्या होता है समझिएगा, देखिए मैंने आपको OIP पढ़ाया, RIP पढ़ाया, अब RIS बुशिंग है, तो हमने लिखा है, देखिए क्या लिखा है मैंने, इट इज़ सिमिलर ऑफ RIP बुशिंग, यानी कि जैसे जैसे अभी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई R&D डिपार्टमेंट ने डेवलप करने के बाद आपका क्राफ्ट पेपर से हम किस पे चले गए, आपके RIP बुशिंग पे, ठीक है, रेजिन पे चले गए। अब रेजिन मटेरियल भी पुराना हो गया, अब हम लोग किस पे जाने लगे हैं, अब हम लोग जाने लगे हैं सिंथेटिक फाइबर पे, जो कि रेजिन से भी अच्छा होता है। लेकिन चूँकि ये वेरी न्यूली टेक्नोलॉजी है, तो किसी भी इंडस्ट्री में न्यूली टेक्नोलॉजी पे दो तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर का कॉस्ट मैंने बहुत पहले बताया था, एक एक ट्रांसफार्मर का कॉस्ट 50 करोड़ 60 करोड़ तक होती है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी कैसे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हमने कभी इसको यूज नहीं किया है, इसीलिए सिंथेटिक फैब्रिक थोड़ा कॉस्टली है और सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात है कि फिर इसको कैसे बनाते हैं। OIP तो आपने समझ लिया, RIP समझ लिया, तो RIS कैसे बनाएंगे, तो RIS बनाने का प्रोसेस 100% एवरीथिंग इज सिमिलर टू RIP। इसमें सिर्फ अंतर क्या होता है कि जो आप नॉर्मल पेपर यूज कर रहे थे, उसके जगह पे आपको क्या यूज करना है, सिंथेटिक फैब्रिक। ठीक है, ताकि सिंथेटिक फैब्रिक से क्या होता है, इट इज़ बेटर टू रेजिन। ठीक है, प्रोसेस ऑल सेम है, अगर इसको इमेज से समझेंगे तो और भी बेटर आपको क्लियर। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो यही आपका RIS बुशिंग है। अब RIS बुशिंग में आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये बुशिंग बनाने का प्रोसेस है। अब अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, जो आपका यही आपका कंडक्टर है, इसको आप क्या कर रहे हो, यही आपका कंडक्टर अंदर सॉलिड तक गया हुआ, इसके ऊपर क्या कर रहे हो, ये देखो, ये आप लपेट रहे हो। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हो, ये जो आपका ये क्या लगा रहे हो आप, ये सिंथेटिक फैब्रिक डाल रहे हो इन द प्लेस ऑफ क्या, रेजिन के जगह पे आप क्या डाल रहे हो, सिंथेटिक फैब्रिक। बस सिंपल इसमें यही अंतर है। अब बोलोगे कि फिर इसको लगाने से फ़ायदा क्या होगा, तो इसको लगाने से फ़ायदा क्या होता है, हमारा टेन डेल्टा जो वो इंक्रीज होता है कंपेयर टू OIP। ठीक है, और इसका वेट जो होता है, ठीक है, वेट भी क्या है आपका, ठीक है, वेट भी जो है कम है कंपेयर टू RIP और OIP। तो इसका बोलेंगे फिर इसी को यूज कीजिए। आप RIP OIP क्यों कर रहे हैं, तो आप 100% करेक्ट सोच सकते हैं या बोल सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कि इसकी मजबूरी क्या है, अभी RIS बुशिंग जो है कॉस्टली होता है, तो थोड़ा सा इसीलिए हम लोग इसके ऊपर नहीं जाते हैं। अब एक लास्ट बुशिंग है जिसका नाम है सॉलिड पोर्सलिन बुशिंग। ठीक है, अब उसको पढ़ते हैं। देखिए, अब ये लास्ट बुशिंग है। अब ये लास्ट बुशिंग क्या है अपना, बल्क पोर्सलिन या इपॉक्सी बुशिंग। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इट इज़ डेवलप बाय सिरेमिक मटेरियल। कहने का मतलब है, अगर आपने घर में देखा होगा 11 kV का सिस्टम है लगा हुआ या 33 kV का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें देखे होंगे आप एक ऐसे तरह का एक कंडक्टर लगा रहता है, मतलब एक चीनी मिट्टी जिसको आप बोल सकते हैं, ऐसे तरह का एक हमारा जो बुशिंग लपेटा लगा रहता है पोल के ऊपर। अगर आप देखेंगे गौर करके, देखे होंगे आपने बहुत सारा गौर करके, इसको इमेज से भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, छोटे लेवल के ट्रांसफार्मर, ये सॉलिड पोर्सलिन वाला, ये छोटे लेवल, इसमें क्या होता है, सीधे प्रोसेस वही होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे नॉर्मली इसमें जो है सॉलिड पोर्सलिन डला रहता है, लेकिन इसमें कोई ऑयल या रेजिन या सिंथेटिक, ये ऐसा कोई मटेरियल नहीं रहता है। सिंपल ये चीनी मिट्टी कैसे बना रहता है, इसके होल में आप एक कंडक्टर को डाल के रखते हैं। इट इज़
ज़्यादा हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं बड़े वोल्टेज लेवल के, इसको हमेशा छोटे वोल्टेज के लेवल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसको हैंडल करना ईजी नहीं है। आपको पता है ये तो चीनी मिट्टी का बना रहता है, सिरेमिक का, तो क्या होता है पोर्सलिन का, तो क्या तो जल्दी से टूटने का डर रहता है, इसका 10 डेल्टा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसको समराइज़ कर दें तो आपने क्या देखा कि बुशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बुशिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप लाइव कंडक्टर जो है उससे ट्रांसफार्मर का जो आपका कंडक्टर है वाइंडिंग का, उसको जोड़ने के लिए एक बीच का एक पोर्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। इसको क्यों कर सकते हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया। दूसरा क्या होता है, इसका 4 टाइप का बुशिंग होता है। पहला क्या होता है OIP बुशिंग, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग। दूसरा क्या होता है रेजिन इम्प्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग। तीसरा होता है रेजिन इम्प्रेग्नेटेड सिंथेटिक। और चौथा होता है बल्क पोर्सलिन या इपॉक्सी। इस दोनों में से सबसे जो कॉमनली यूज होता है अप टू 220 और 132 kV लेवल तक है जनरली, तो क्या आता है OIP बुशिंग पहले यूज़ करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं जनरली HV साइड यानी कि 220 kV साइड या फिर 400 या अदर जो HV साइड ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग RIP बुशिंग यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि इसका जो है आपका क्लास ई का आने लगा, जिसका कि टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो 120 डिग्री चला गया। लेकिन अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ गया है, रेजिन इम्प्रेग्नेटेड सिंथेटिक, जो कि उससे भी अच्छा है लेकिन ये कॉस्टली है, इसीलिए हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर ट्रांसफार्मर में बात करें तो अभी OIP RIP बुशिंग ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मोस्टली? OIP एंड RIP बुशिंग, करेक्ट है, यही हम लोग यूज करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे हमारा बुशिंग ख़त्म होता है, हम लोग इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।